My Yes. name is Chandu Siroya and I'm from Dubai. Um, So I this would is a like FDI to. question coming from Dubai. This is actually, I believe this whole discussion should have been FDI, but we went into monetizing of gold, which is supposed to be discussed at a later time in the day. But my question is not to the panel, to everybody here. We are all talking about monetizing gold. हम बात करते हैं कि हमें ये जो 22,000 या 25,000 टन सोना पड़ा है हिंदुस्तान में उसको बाहर लाना है. How do you propose to do it when a majority of that gold is not going to be in the books? It is all which is not in the books. So how do you expect a household who has got say 2 or 5 or 10 kilos of gold in their house in the form of jewelry to come to a bank and say, this is my 5 or 10 kilos, but it is not registered in my wealth tax, so please give me a bond or something. I think the basic question is the government has to decide if they want to monetize gold, they want to unearth this hidden wealth, then they have to give some exemption where the question will not be asked, and then only all this will happen. And I would like to also mention here one more thing, which was discussed, that the gold should be returned in the same form. If the gold is supposed to be returned in the same form, it's a dead investment for anybody who's going to give the loan against it. So it is not practical. The only practical thing which I see and which we would like to discuss later on with everybody here is that the government should come out with a clear policy that no questions will be asked. And second, the banks have to assure, as was rightly suggested, it will be returned in the form of gold only, not in the form of cash, and that is the only way out. Thank you. So important point you are making is some sort of VDIS scheme should come for gold also, right? Yes, sir. सर मैं यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट करूँगा. मुझे लगता है कि हमारा थोड़ा पैनल डिस्कशन किधर अपनी राह भटक गया है. चंदू भाई का क्वेश्चन बहुत अच्छा है. सेकंड पैनल में भी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर हम लोग बात करेंगे. जो फर्स्ट पैनल है एफडीआई इन्वेस्टमेंट इन बुलियन एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, पैसा फॉरेन से हमारी इंडस्ट्री में कैसे आए, शायद मैं इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे. जी. आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी अनऑर्गेनाइज्ड है कि एक ही दो ऐसी इंडिया में लार्ज स्केल कंपनी होगी, एमरल्ड यहाँ हमारे अभी जयपुर में डेरे वाला, यहाँ दो चार बड़ी कंपनीज होंगी जिनकी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बोल सकते हैं जहाँ पे एफडीआई उनकी बुक्स के हिसाब से स्टडी करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. या रिटेल सेक्टर में 6-7 बड़े ऐसे रिटेल के चेन ऑफ स्टोर्स हैं जिनमें एफडीआई इन्वेस्ट कर सकती है. लेकिन इससे देश की प्रॉब्लम का संविधान नहीं होगा और ये कंपनी में प्रमोट करके सिर्फ पूरे देश का कल्याण नहीं होगा. हमारा पैनल डिस्कशन था कि क्या प्रॉब्लम आज की तारीख में फॉरेन एफडीआईज को है कि इंडिया में कैसे इन्वेस्ट करें, हमारे ज्वेलर्स और हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को कैसे प्रमोट करें कि उनके पास भी रास्ता हो कि एफडीआई वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. आज की तारीख में जब तक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज नहीं होंगी, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमको क्या प्रयत्न करना चाहिए कि एफडीआई इन्वेस्टमेंट उसमें कैसे आ सकता है, ये पॉइंट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि यहाँ पे जो ज्वेलर्स बैठे हैं, जो बुलियन मर्चेंट बैठे हैं, रिटेलर्स बैठे हैं, उनको एफडीआई कैसे आ सकती है ये मालूम नहीं है. उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उनको आगे ये इन्वेस्टमेंट लाने के लिए क्या क्या उनको सुधार करना पड़ेगा, उनकी कंपनी को कैसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, एज अ ओवरऑल पूरे ट्रेड को कैसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि वो फंडिंग एक छोटे ब्याज में आएगी, एक कम ब्याज में आएगी. जो आज इंडिया में बोरिंग है वो 14-15% है, वो बोरिंग 4-5% में उनको बोरिंग आएगी. उससे वो अपने प्रोजेक्शन कर सकते हैं, फॉरेन को एक अपना कंपनी का प्रोजेक्शन दे सकते हैं कि 5 साल में ये उनकी ग्रोथ का होगा. जब तक छोटे तबके तक ये मैसेज नहीं जाएगा तब तक ये पैनल डिस्कशन का मतलब नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ. शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ. मैं आपसे चाहूँगा कि इस पॉइंट पे डिस्कशन ज़रूर होना चाहिए अभी. धन्यवाद. थैंक यू. मेहुल भाई, दिस इज व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग. क्या इसको आप क्रक्स इसका बता देंगे जो क्वेश्चन को एक बार फिर से सम अप करने के लिए? सबसे ही पहले मैंने बोला था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारे वहाँ पिजन होल्स के जैसी चल रही है और कारीगर बहुत वही हिसाब से आज आधा टच 1 टच के अंदर माल मिल रहा है. ये बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है. जो है ये हेरिटेज इंडस्ट्री को एटलीस्ट 2-3% पे ऊपर ले जाना बहुत नेसेसरी है.
और इसके लिए मैं प्रमोट करूँगा कि हमको एट अ स्टेट लेवल ज्वेलरी पार्क बनाए जावे, जो हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी चाहिए, और ये ज्वेलरी पार्क में ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री करनी चाहिए। और पर्टिकुलरली आज जब भी सोना नहीं है तभी हम को शेयर करें फैक्ट्रीज के बीच में मशीनरी एंड एवरीथिंग, इट विल रियली सर्व अ लॉट ऑफ पर्पस। एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा, और Economies फॉरेन of scale बढ़ाना पड़ेगा। आज मानोगे नहीं तो सेकेंड हैंड मशीनरी इतनी ज़्यादा इटली और सब जगह पे पड़ी है, क्योंकि वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। वो सब मशीनरी को यहाँ पे लाके को शेयर करके एक अच्छे ऑर्गेनाइज पार्क्स की ज़रूरत है। वो ऑर्गेनाइज पार्क में एमरल्ड जैसी दूसरी 10 इंडस्ट्रीज आ सकती है। सो आज जो जिस तरह से गोल्ड का मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, दैट शुड स्टॉप, and I personally feel we should go forward in a manufacturing industry in much more organized way to reward our workers, this entire industry. Otherwise, this entire heritage industry will diminish one day. All our discussion pointed to one thing, which is efficiency बढ़ाना पड़ेगा, उसके बिना सर्वाइवल मुश्किल होगा, उसके बिना हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी नहीं घुस सकते। एफिशिएंसी अगर ऑर्गेनाइज में भी जाएंगे तो वहाँ भी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ही जाएंगे, और वही हमारा सर्वाइवल होगा, वही सस्टेनेबल मॉडल हो सकता है। भार्गव भाई, एक दो पॉइंट्स जो हमारे इंडस्ट्री के लिए, एफडीआई के लिए नेसेसरी है फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस इज रिस्पॉन्सिबल गोल्ड सोर्सिंग, और जो एनवायरमेंटल इशू है जिसके बिना कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी नहीं आ सकती, उसके लिए सोम सुंदर या संजीव या खुसला जी और एनीबडी ऑफ द पैनल। and why not you? You took up this point. Yeah, but you took up this point, so you reply now. They want to hear from you. You want to hear from him, na? Khusla ji Yes, wants to yes. start. They want to hear from you. I'll definitely Please. come on it in my panel. Khusla ji, you will start. नहीं, आप बताइए भार्गव भाई जो आप बताना चाह रहे हैं, जो आपके दिल में वो बात कह दो आज। नहीं, मैं definitely कहूँगा एक point. Let us, if you want to attract international investment, you have to understand that an international investor, and I'm not talking about the stock market, I'm talking about somebody who wants to invest in manufacturing. He looks at a variety of issues. He's not worried about technology because he brings in technology. He's not worried about equipment because he brings in equipment. He's worried about reputation. So he looks at factors that can play a negative role in his reputation, because the international world lives on reputation, reputation, and reputation. So where does he worry? He worries about environment. He says, will I have an environment disaster? Will I have something like what happened in Bhopal? What do I have to do to make sure that I will never ever have an issue on environment and ecology management of my manufacturing facility? And it may just interest every one of you to know that 25% of the capital expenditure on our refinery was devoted only to environment. Point number one. Point number two, he worries about responsible gold. He worries about where am I getting my gold from? Because globally, the world is worried about gold. Mumbai is a lovely city. It's the city of diamonds. And Mumbai understands better than anyone else the importance of Kimberley certification. And how, as an industry, it has adopted in Kimberley certification. Surprisingly, as a jewelry industry, it has never bothered to look at responsible gold. And you have the RJC, which looks at responsible gold. You have the LBMA, which looks at responsible gold. You have the OECD that looks at responsible gold. Today, you want to export your jewelry to the US, you need to certify responsible gold. So you need to worry about where your gold is coming from. Is it coming from conflict? Are you violating Dodd-Frank Act?
These are things as jewelers you need to start becoming aware of. You need progressively for everyone to be accredited by the RJC. It's not just a membership. You need to be an audited member of the RJC. There's a world of a difference between the two. So you need to look at environment, you need to look at responsible gold, and finally, you need to look at, make the move from KYC to KYT. It's no longer know your customer, it's know your transaction. Thank you. Thank you. Last question. Yes. मेहुल भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी कंपनी इतनी ऑर्गेनाइज्ड है, 4800 पॉइंट ऑफ सेल्स आपके वर्ल्ड वाइड है. आज के सिनेरियो में आपकी कंपनी क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है कि एफडीआई इन्वेस्टमेंट उसके अंदर आए? आपका जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट है ना, मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टर की जगह पे ऑल वर्ल्ड की एजेंसी आ जाएगी इंडिया के अंदर, द वे वी आर गोइंग, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आई वुड से. ये कम्प्लीटली रॉन्ग है. सोना मिल ही नहीं सकता है, कभी मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? अगर मेरा ये पूरी बुलियन की जो समिट है, इसमें अगर सोना कभी मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो सुबह देख के वो चिट्ठी खींचनी पड़ती है कि आज मिलेगा या नहीं मिलेगा, बाबा के पास जाना पड़ेगा, ऐसी कैसे चलेगी? आई थिंक गवर्नमेंट इज मिस्ड आउट अ लॉट, completely wrong on whatever they've done. Once again, I'm saying that instead of at the input level, उनका आउटपुट के लेवल पे अगर उनको कंजम्पशन स्लो डाउन करना चाहिए. बाकी अदरवाइज कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ज्वेलर यहाँ वर्क ही नहीं कर सकता है आज के सिनारियो के अंदर. आई थिंक दैट सफरिंग्स फ्रॉम एवरीबडी शुड कम आउट इन दिस पर्टिकुलर. अगर मैंने सोना लिया कहाँ से, तो उसको फिक्स कहाँ करूँ, कैसे करूँ? देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस. जो पहले था, जो कम्प्लीटली अनफिक्स में आ रहा था, वो अनफिक्स में गोल्ड दुकान में रहता था, जब भी बिके तभी हम बुक कर देते. अभी क्या कि बोला जाए कि 2% की जगह पे 13% में गोल्ड लो, आप बोरो करो, और उसके बाद उसको फिक्स कहाँ करना, बैंक्स फिक्स नहीं करती है बेसिकली. तो कहाँ फिक्स करना, कहाँ नहीं फिक्स करना, पूरी इंडस्ट्री आज डिस्टर्ब्ड है. ये सिनारियो के अंदर इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती है, और ये गोल्ड पर्टिकुलर एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्करेज हो जाएगा. इंडस्ट्री इज़ गॉन डाउन बाय 50%. रीज़न भी यही है कि इतना बड़ा रिटेल इंडस्ट्री में इतना बड़ा कुछ डाउनटर्न नहीं आया है, बट ओनली बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज द डाउनटर्न इज कम, एंड दिस हेरिटेज इंडस्ट्री पूरी डिमिनिश हो जाएगी ऐसे जाते हुए. ऑर्गेनाइज रहने का कोई सवाल ही नहीं रह सकता. The last question. एक कमेंट है, क्वेश्चन है. मोहित जी मेंशन कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स टू गेट द एफडीआई इन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल. आई थिंक besides technology and environment, all that, first is getting your books clean. I think the 90% of the jewelry industry says कि हमें income tax नहीं देना है, sale tax नहीं देना, तो how will your books be strong to go to an FDI? Secondly, the branding. All these companies, whether Gitanjali, TBZ, Tanishq, who have attracted FDI because of their branding power. So whereas our jewelry industry is not even spending 0.001% on their branding and going, making their image. So these are 2 points in my comment. Coming to the FDI, I think the mining issue is one of the important issues, which is kind of a raw material. We are facing shortage. The government is putting restrictions. So I would like to understand from the expert like Khosla ji and Mr. Som, why the mining of gold is not taking off in India. We have a case study of Deccan Gold Mines. It comes from a place in Bangalore where I stay. From 5 years they have done a survey. They have an Australian technology. They have the money. They said in Karnataka some places they have identified, Kerala they have identified, but not even a 1 gram of gold ore has come in last 5 years. So what is the reason? Is it like I could see a parallel between the oil industry. 10 years back, they said oil exploration in India will not happen. Then one fine day, Reliance bought BP. They said, KG, we got so much of oil. So there was some lobby working in oil industry. They didn't want oil to be explored in India. What's happening? Could you throw some light on this topic? Thank you. Very, very quickly, basically on the mining front, if I see it, I think both the companies which did a little bit of mining were government companies, and mining per se in India has never attracted great thing, because there is transparency in the allocations, and all that which affects coal and iron ore affects gold much more deeply. So it's more about our processes
than about the fact that there is no possibility of mining. So that is what has affected gold mining in India. And as an industry also, there has never been a voice for the mining per se, because it's only the government which has spoken for mining, and they kept quiet for a large part of this time. Now that the demand has come to 1,000 tons, and we are talking about 40% coming from internal cycles, etc., I think this issue must be picked up. It's time to pick it up. Just a global truth. It takes on an average 10 years to develop a gold mine. So be patient. Thank you very much. Mehul Bhai has seen his watch 6 number of times already. So this was the last time. And with this, we come to the end of this session, friends. I am putting my hands together for my panel. Please join me in doing that. Wonderful. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I request our panelists to kindly stay back on stage for just a moment. We'd like to present them a small token of appreciation and gratitude, which I shall request Mr. Prithviraj Kothari, Vice President, India Bullion and Jewelers Association, to kindly do the honors and present. To our moderator, Mr. Surinder Kumar Jindal. And ladies and gentlemen, I know it's been a very, very intriguing panel discussion, and it's difficult to call it off at this stage. But I'd like to tell you that we've got 2 very small presentations that we are holding back till after lunch, when you are in a happier frame of mind to receive these presentations. One will be by, okay, we've got a memento for Mr. Surinder Kumar Jindal. Mr. Kothari, could you please do the honors and present it? For our co-moderator, Mr. Anil Singhvi. For Mr. Somasundaram PR. Mr. Somasundaram PR, sir. Mr. Sanjeev Agarwal. Mr. Rajesh Khosla. Mr. Sudeep Bandyopadhyay. Mr. Anubhav Srivastava. And Mr. Mehul Choksi. Ladies and gentlemen, please put your hands together once again for all our panelists, our moderator and co-moderator. It's been an absolutely riveting panel discussion, and I'm sure you can take this forward